इस दुनिया में बहुत से सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने बहुत से हीनियस क्राइम किए हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे कई बेगुनाह लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सिरफिरे सीरियल किलर की है जिसने न सिर्फ आदमी और औरतों को मौत के घाट उतारा बल्कि बच्चे और यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बदकिस्मती से ये सीरियल किलर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही है, जिसने 1960 के दशक में पूरे बम्बई शहर में दहशत फैला दी थी। बॉम्बे या आज का मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, मगर उन दिनों इस सीरियल किलर का आतंक ऐसा फैला कि सूरज ढलते ही पूरी बम्बई में सन्नाटा फैल जाता था। आज की कहानी थोड़ी लंबी भी है, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये कहानी लास्ट तक सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपका वक्त बर्बाद कर दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। जुलाई 1968 में बॉम्बे पुलिस को बोरीवली के पास पोईसर इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जब पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है और उसके सर पर बहुत ही बुरी तरह वार किया गया है। देखने से लग रहा था जैसे किसी नुकीली और मजबूत हथियार से हमला किया गया हो। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था। जब औरत से बयान लिया गया कि क्या उसने किसी को देखा तो उसने बताया कि रात को अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए केस तो दर्ज कर लिया, मगर जांच ढंग से नहीं की। पुलिस को लगा कि शायद किसी आपसी रंजिश की वजह से ये कत्ल हुआ होगा। मगर थोड़ी देर बाद ही पुलिस को पता चलता है कि वहां से कुछ किलोमीटर आगे मलाड की तरफ उसी रात एक और कत्ल हुआ है। यहाँ भी झोपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सर पर बुरी तरह हमला किया गया था। पुलिस यहाँ भी पहुंची, बयान दर्ज किया और निकल गई। इन दोनों मर्डर के बीच कुछ कनेक्शन हो सकता है, ये सोचा तक नहीं। इसके लगभग 6 से 7 दिन बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहाँ तक कि उसके 2 महीने के बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो भी इस मौत के मंजर को देखकर दंग रह गई। यहाँ भी कातिल ने तीनों के सर पर किसी मजबूत नुकीली चीज से हमला किया था। मगर एक चीज जो यहाँ अच्छी हुई वो ये कि मर्डर के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहां से एक लोहे की मोटी रॉड मिलती है जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अब पुलिस को एक हफ्ते पहले हुए वो 2 मर्डर भी याद आते हैं जिसमें बिल्कुल इसी तरह सर पर वार करके कत्ल किया गया था। और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस उस हथियार और छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेजती है ताकि कोई सुराग मिल सके। मगर पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता क्योंकि उन दिनों बॉम्बे में काफ़ी बारिश हो रही थी और ये हथियार और छाता दोनों झोपड़ी के बाहर मिले थे, तो बारिश के पानी ने सभी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे। इधर एक ही परिवार के 3 लोगों के मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आया। अब बॉम्बे पुलिस ने कातिल को ढूंढना शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में ठीक उसी तरह रात के समय एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल हुए, मगर पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अब तक जितने भी कत्ल हुए थे उन सभी में 3 बातें कॉमन थी। पहला कि सभी का मर्डर रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच हुआ था। जितनी भी लाशें मिली उनमें से किसी का भी मर्डर दिन के वक्त नहीं हुआ था। दूसरा कि सभी को मारने का तरीका एक जैसा था, सभी के सर पर उस नुकीले हथियार से हमला किया गया था। और तीसरा कि सभी मरने वाले गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, जिसका मतलब था कि इन सब हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है। इन सभी घटनाओं की वजह से पूरे बॉम्बे में इतना आतंक फैल गया कि शाम होते ही सभी दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट और सभी तरह के मार्केट बंद होने लगे। कभी न रुकने वाली बम्बई में भी शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाता था। अंधेरा होते ही लोग अपने घर की खिड़कियां, शीशे, दरवाजे सब बंद कर लेते। लोगों ने घरों के बाहर या फिर बालकनी में भी सोना बंद कर दिया था। कई लोगों ने अपने परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी खुद ही उठाई और शाम होते ही घर के सारे मर्द लाठी और डंडा लेकर पूरी रात ग्रुप में घूमते। मगर इसकी वजह से एक गड़बड़ ये हुई कि जब भी इन लोगों को कोई अकेला भिखारी उस इलाके में घूमता नजर आता और उस पर थोड़ा सा भी शक होता तो वो उसकी पिटाई कर देते, जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोग मरते मरते बचे। कई बार तो पुलिस को बीच में आना पड़ता भीड़ को रोकने के लिए। मगर इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक कत्ल होते रहे। ना तो किसी ने कातिल को आते देखा और ना ही जाते। वो चुपचाप अंधेरे में आता, अपना शिकार करता और निकल जाता।
इसी बीच लोगों में ये तक हवा फैल गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि कोई मायावी आदमी है जो लोगों को मारने के बाद किसी तोते या बिल्ली का रूप लेकर गायब हो जाता है। इसलिए ना तो कोई इसे आते हुए देखता है और ना ही जाते हुए। पुलिस की नाकामी ने भी इन सब अफवाहों को जोर दिया और लोग बाग ये सब बातें बनाने लगे। उस वक्त बॉम्बे पुलिस के जो कमिश्नर थे उनका नाम था E.S. मोदक। उनके ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर था। जब लोकल पुलिस इन हत्याओं को रोकने में नाकाम रही तो कमिश्नर मोदक ने यह केस CID को दे दिया और CID की एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे DCP रमाकांत कुलकर्णी। DCP रमाकांत कुलकर्णी को अगस्त 1968 में ही क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया था और वो उस वक्त क्राइम ब्रांच के सबसे यंग DCP थे। हालांकि जब रमाकांत कुलकर्णी को यह केस दिया गया तो क्राइम ब्रांच के कई ऑफिसर ने इसका विरोध किया कि इतना सेंसिटिव केस उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी CID को ज्वाइन किया है और उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मगर इन सब विरोधों के बाद भी ये केस उन्हें ही दिया गया। खैर, इसके बाद रमाकांत कुलकर्णी ने अपने अंडर पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम बनाई और अब लगभग 2000 पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए 24 घंटे उन इलाकों में गश्त करने लगे। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बीच इस टीम के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था विनायक राव वकाटकर, उन्होंने रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले 1965 से 1966 के बीच भी कुछ इसी तरह की सीरियल किलिंग की घटना हुई थी। उस वक्त ये सभी घटनाएं बॉम्बे के बाहरी इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ म्युनिसिपालिटी की पानी के पाइपलाइन के सहारे बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ घटी थी। उस दौरान भी 19 लोगों पर सोते हुए ही हमला किया गया था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी कातिल ने किसी मजबूत नोकीली चीज से ही लोगों के सर पर वार किया था। तो 1965-66 में जो हमले हुए और अभी जो हमले हो रहे हैं, दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक जैसा ही है। उस वक्त इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर मुलुंड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। जब उन्हें इन घटनाओं की जानकारी मिली तो उन इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग होने लगी। एक रात जब इंस्पेक्टर वकाटकर अपनी टीम के साथ उस इलाके में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा संदिग्ध आदमी बिना किसी डर के उस इलाके में खुलेआम घूम रहा है, जबकि अंधेरा होते ही उस वक्त भी सभी अपने घरों में घुस जाते थे। तो इंस्पेक्टर वकाटकर को उस पर शक हुआ। वो उसके पास गए और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रामन राघव बताया। उसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक डायरी मिली जिसमें 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। अब इंस्पेक्टर वकाटकर का शक और बढ़ा तो वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर वकाटकर ने जब इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, तंबी और वेल्लुस्वामी। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से ही इसको चोरी चकारी की आदत लग गई थी और जब ये 20 साल का हुआ तो ये अपने गांव से भागकर बॉम्बे आ गया और एक मिल में कुछ महीनों तक काम किया। मगर चोरी करने की आदत इसने नहीं छोड़ी और एक बार इसी चोरी की वजह से ये पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने राघव को पकड़कर भायखला जेल भेज दिया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये वही भायखला जेल है जहाँ ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को रखा गया था। खैर, जेल से निकलने के बाद भी राघव नहीं सुधरा और उसने फिर से कई चोरी और डकैती की, जिसके लिए वो एक बार 5 साल की कैद भी काट चुका था। ये सारी हिस्ट्री खंगालने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर अब रामन राघव से इन 9 कत्लों के बारे में पूछते हैं, मगर राघव कुछ नहीं बोलता। वो उसके ऊपर सारे टॉर्चर अपना लेते हैं पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। जब इन सभी टॉर्चरों का रामन राघव पर कोई असर नहीं होता तो इंस्पेक्टर वकाटकर राघव को 2 साल के लिए बॉम्बे से तड़ी पार कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो अगले 2 सालों तक बॉम्बे में कहीं भी दिखा तो उसे सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वो राघव को वहां से भगा देते हैं। इंस्पेक्टर वकाटकर ने बताया कि राघव को बॉम्बे से तड़ी पार करने के अचानक बाद ही वहां हो रहे हमलों का सिलसिला भी रुक गया था और उन 19 हमलों के बाद दूसरा वैसा और कोई हमला नहीं हुआ था। मगर इसके 2 साल बाद ही 1968 में ये हमले फिर से शुरू हो चुके थे। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही 1965-66 की इन घटनाओं और रामन राघव के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन हो गया कि इन सभी हमलों के पीछे रामन राघव का ही हाथ है और वो 2 साल बाद दोबारा बॉम्बे आ चुका है। उन्होंने तुरंत रामन राघव के सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए। उस रिकॉर्ड्स में राघव के फिंगरप्रिंट्स, फोटो और उससे जुड़ी सारी जानकारी थी।
इसके बाद उन्होंने राघव की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया और ये अलर्ट किया कि ये आदमी जहां भी दिखे इसे फौरन गिरफ्तार करें। अब पूरा पुलिस महकमा रामन राघव की तलाश में जुट गया। इसी बीच राघव ने 25 और 26 अगस्त 1968 की रात में मलाड के चिंचोली में लालचंद यादव और दुलार यादव नाम के 2 लोगों का मर्डर और कर दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पहुंची और खुशकिस्मती से वहां से उन्हें कातिल के फिंगरप्रिंट मिल गए। उसके बाद इन फिंगरप्रिंट्स को रामन राघव की फाइल से मैच किया गया और ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। अब ये कंफर्म हो गया था कि ये जो सीरियल किलिंग के मामले इतने दिनों से चल रहे हैं उसमें रामन राघव का ही हाथ है। मगर राघव गायब था और पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए उसे ढूंढने के लिए। बॉम्बे की हर पुलिस अपने हाथों में राघव की फोटो लेकर पूछताछ कर रही थी, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। एक बार पुलिस राघव को ढूंढते ढूंढते पोईसर के बाहरी इलाके में पहुंची। वहां जब पुलिस ने यह फोटो मंजुलाबाई दलवी नाम की एक औरत को दिखाई तो वो ये फोटो देखते ही उसे पहचान गई। वो बोली कि ये तो अन्ना है और आज सुबह ही उसने उसे देखा था जब वो कुएं से पानी भरने गई थी। पुलिस ने जैसे ही मंजुलाबाई की ये बात सुनी उनकी आंखें चमकने लगी। उसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसे पता है कि राघव कहाँ रहता है तो उसने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है, मैंने आज खुद कई दिनों बाद अन्ना को यहाँ देखा था। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि जब उसने राघव को देखा तो उसका हुलिया कैसा था और उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो मंजुलाबाई ने बताया कि आज सुबह जब उसने अन्ना को देखा तो उसने एक नीली शर्ट, खाकी रंग की हाफ पैंट और ब्राउन कलर के कैनवस के जूते पहन रखे थे और हाँ, अन्ना के हाथ में एक छतरी भी थी। बॉम्बे पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली उसने फौरन ही वायरलेस के जरिए सभी पुलिस स्टेशन में ये मैसेज फैला दिया कि अगर इस हुलिये का कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे तो उसे फौरन गिरफ्तार करें। पुलिस उस पूरे दिन और रात भर उन एरिया की खाक छानती रही जहां राघव को आखिरी बार देखा गया था, मगर राघव उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन 27 अगस्त 1968 को एलेक्स फियालो नाम के एक सब इंस्पेक्टर को एक आदमी नीली शर्ट, खाकी हाफ पैंट और ब्राउन कलर के जूते पहने भेंडी बाजार के आसपास घूमता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक छतरी भी थी जो कि गीली थी और उसके जूतों में कीचड़ लगा था। इसका मतलब था कि वो कहीं दूर से आया है जहां बारिश हुई थी, क्योंकि उस दिन भेंडी बाजार के आसपास कोई बारिश नहीं हुई थी। तो सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो को लगता है कि यही रामन राघव है, मगर फिर भी वो एक बार उसे पास जाकर कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसे कपड़े सिर्फ रामन राघव ही पहने। जब सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो उसके नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कपड़ों पर कुछ खून के छींटों के निशान हैं। उसके बाद वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंचियाँ, एक अगरबत्ती जलाने का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और 2 कागज मिलते हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर सब इंस्पेक्टर उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है सिंधी दलवाई। एलेक्स फियालो को याद आता है कि रामन राघव का एक नाम सिंधी दलवाई भी है। उसके फौरन बाद वो उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। राघव बिना कोई विरोध किए चुपचाप उनके साथ चल देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एलेक्स फियालो अपने सीनियर को इसकी जानकारी देते हैं। ये सुनते हैं कि रामन राघव पकड़ा गया है, फौरन क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उसकी उंगलियों के निशान लेते हैं और फिर मलाड चिंचोली मर्डर स्पॉट से मिले फिंगरप्रिंट से मिलान करते हैं। ये दोनों फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं और दोनों फिंगरप्रिंट मैच होते ही उसी दिन 27 अगस्त 1968 को सीआईडी ऑफिशियली रामन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज कर देती है। तो इतने दिनों से जिस सीरियल किलर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, फाइनली वो अब पुलिस के कब्जे में था। इसके बाद रामन राघव के पकड़े जाने की खबर जंगल की आग की तरह लोगों में फैलती है। उसी दिन शाम होने तक तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लोग बॉम्बे पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर जश्न मनाने लगते हैं। रामन राघव की गिरफ्तारी से पुलिस कमिश्नर ईएस मोदक इतने खुश होते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो को 1000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर देते हैं। अब रामन राघव तो पकड़ा गया, मगर पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने चैलेंज ये था कि उसका गुनाह कैसे कबूलवाया जाए, क्योंकि 2 साल पहले भी जब उससे पूछताछ हुई थी तो उसने अपना मुंह नहीं खोला था। खैर, इसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई और उससे कई सवाल पूछे गए, मगर वो चुपचाप बैठा रहा। पुलिस को पता था कि इस पर मारपीट का भी कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने प्यार से भी उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहा, मगर वो कुछ नहीं बोला। राघव का इंटेरोगेशन करते करते 2 दिन बीत गए। पुलिस ने उसके साथ सारे हथकंडे अपना लिए, मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला। आखिर में थक हार कर किसी पुलिस वाले ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बताए।
रामन राघव बिना एक पल गवाए 2 दिन बाद पहली बार बोला, मुर्गी। उसके बाद वहीं पास के एक होटल से उसके लिए चिकन करी मंगाई गई और उसे दी गई। राघव ने प्लेट चाट चाट कर चिकन खाया और कुछ मिनटों में ही सारा खत्म कर दिया। उसके बाद उससे फिर पूछा गया, और कुछ चाहिए? तो वो दोबारा बोला, मुर्गी। फिर उसके लिए दोबारा चिकन मंगाया गया और चिकन खत्म होने के बाद एक बार फिर उससे पूछा गया कि उसे और कुछ चाहिए तो बता दे। तो वो बोला उसे नारियल का तेल, कंघी और शीशा चाहिए और एक वेश्या भी चाहिए, वो उसके साथ सोना चाहता है। मगर उसकी वेश्या वाली ख्वाहिश को मना कर दिया गया क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मगर हाँ, उसके लिए नारियल तेल, शीशा और कंघे का जरूर इंतजाम किया गया। उसके बाद उसने वो नारियल तेल अपने बालों में लगाया और फिर उस तेल से पूरे शरीर की मालिश की और उस तेल की खुशबू की तारीफ भी की। इसके बाद उसने कंघे से अपने बाल बनाए और शीशे में बहुत देर तक खुद को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो पुलिस की तरफ मुड़ा और बोला कि अब पूछो जो भी आपको मुझसे पूछना है। उसके बाद पुलिस ने शहर में हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो राघव बोला, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और रामन राघव ने अपनी कहानी शुरू की। वो बोला कि 2 साल पहले 1966 में जब उसे बॉम्बे से तड़ी पार किया गया था तो वो वहां से पुणे की तरफ चला गया और वडगांव, देहू और तलेगांव नाम की जगहों पर चोरी चकारी का काम शुरू कर दिया। तलेगांव में एक बार वो एक चाय की दुकान पर गया और उसने वहां एक कड़क प्योर दूध की चाय बनाने को कहा, मगर चाय वाले ने उसकी चाय में दूध कम और पानी ज़्यादा डाल दिया। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उसने उस चाय वाले का मर्डर करने का फैसला कर लिया। शाम को जब चाय वाला दुकान बंद करके अपने घर जाने लगा तो वो भी उसका पीछा करने लगा। मगर इसी बीच वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने उसे एक चोरी के केस में पकड़ लिया और फिर 1.5 साल के लिए वडगांव जेल भेज दिया। राघव ने बताया कि जब वो 1.5 साल बाद जेल से बाहर आया तो वो वहां से ट्रेन पकड़कर कर्जत, महाराष्ट्र आ गया और फिर कुछ दिन कर्जत में बिताने के बाद वो जुलाई 1968 में बोरीवली, बॉम्बे पहुंचा। इसके बाद उसने वहां पर अगले कुछ दिनों तक कई छोटी मोटी चोरी की। एक दिन जब वो दहीसर पुल के पास से गुजर रहा था तो उसे हार्डवेयर की दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल का हैंडल पड़ा हुआ मिला। वो उसे उठाता है और जोगेश्वरी में एक लोहार के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसे इस लोहे की रॉड को सीधा करके आगे से थोड़ा मोड़ के हुक जैसा और नोकीला करवाना है। वो जैसा बोलता है लोहार उसे वैसा ही बना देता है। फिर वो अपना हथियार लेकर वहां से चल देता है। उसके 1-2 दिन बाद एक रात जब वो पोईसर में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक औरत और उसका बच्चा सो रहा था और एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर वो उस आदमी के पास गया और उसके सर पर अपने हथियार से एक जोरदार वार किया। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा तो उसने उसके सर पर फिर से वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मगर इतने में घर के अंदर सो रही औरत जाग गई और ये देखकर वो चिल्लाने लगी तो वो वहां से भाग गया। भागते भागते वो वहां से मलाड की तरफ पहुंचा। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। मलाड में एक झोपड़ी के बाहर खाट पर उसे एक आदमी सोता हुआ मिला। उसके बाद वो उसके करीब गया और उसने उस सोते हुए आदमी के सर पर अपने हथियार से एक के बाद एक कई वार किए। उस आदमी की वहीं मौत हो गई। जब उस आदमी की मौत हो गई तो उसने उसकी घड़ी उतारकर खुद पहन ली। फिर वहां से उसने एक टॉर्च, एक छाता, कुछ मूंगफली और एक झोला उठाया और मलाड के जंगलों की तरफ भाग गया। उस झोले में से उसे कुल 262 रुपए मिले थे। राघव ने बताया कि इसके कुछ दिनों बाद जब वो एक रात मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से गुजर रहा था तो उसे एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी दिखी। वो पीछे की तरफ से झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से झोपड़ी के अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि अंदर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस औरत ने एक सोने का मंगलसूत्र पहन रखा था। उसका दिल उस सोने के मंगलसूत्र पर आ गया तो वो वहीं रुककर उस औरत के सोने का इंतजार करने लगा। मगर वो औरत सुबह 4 बजे तक सोई ही नहीं तो वो वहां से वापस चला गया। फिर वो अगली 4 रातों तक उस झोपड़ी का चक्कर लगाता रहा मगर वो औरत हमेशा उसे जागती हुई मिलती। 5वें दिन काफी बारिश हो रही थी मगर फिर भी वो छाता लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत सो रही है और उसी के बगल में उसका पति भी दूसरी खाट पर सो रहा था। उसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस रस्सी को काट दिया जिससे झोपड़ी का गेट बंद किया गया था। फिर वो उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और अपने उस नुकीले हुक जैसे हथियार से उस आदमी के सर पर कई वार किए और उस आदमी ने तुरंत दम तोड़ दिया। फिर उसने उस औरत के सर पर हमला किया और उसकी भी मौत हो गई। इतने में उसका 2 महीने का बच्चा भी उठ गया और जोर जोर से रोने लगा।
तो उसने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा और अपने हथियार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर वो झोपड़ी के बाहर आया और इधर उधर नजर मारी कि कोई देख तो नहीं रहा, और अपना हथियार और छाता वहीं झोपड़ी के बाहर रख दिया और फिर वापस अंदर गया। फिर उसने उस औरत का मंगलसूत्र उतार कर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई और वो उस मरी हुई औरत के बगल में लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा। मगर इतने में एक बूढ़ी सी औरत वहां आ गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर वो अपना हथियार और छाता वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन वो अपना हथियार और छाता लेने वहां वापस गया, मगर उसे वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस ने उसका हथियार और छाता फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के लिए भेज दिया था। बाद में जब उसने उस सोने के मंगलसूत्र को बेचने की कोशिश की तो पता चला कि वो सोने का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल था। फिर राघव ने बताया कि इसके बाद वो चिंचोली मलाड में अपने एक पुराने दोस्त माइकल के पास गया और उससे बोला कि उसे एक झोपड़ी बनानी है और जमीन खोदने के लिए उसे एक लोहे का लंबा सरिया चाहिए। माइकल ने उसे लगभग 4 फुट की एक लोहे की रॉड दी और बोला कि जब काम हो जाए तो वापस कर देना। फिर वो उस रॉड को लेकर वहां से निकल गया। इसके 3-4 दिन बाद वो एक रात कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक अकेला आदमी सो रहा था। उस दिन वो वहां से वापस चला गया, मगर अगले दिन वो फिर वापस आया और उस झोपड़ी के बाहर से एक छोटी सुरंग बनाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसने अपनी रॉड से उस सोते हुए आदमी के सर पर 4-5 हमले किए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की घड़ी उतार के रख ली। उसकी जेब में 3-4 पेन थे, उसे भी ले लिया। फिर उसे वहां से 1-1 रुपए के 5 नोट मिले। वो पैसे लेने के बाद उसने वहां से डालडा घी, गेहूं का आटा और एक स्टोव उठाया और वहां से भाग गया। बाद में उसने वो घड़ी 30 रुपए में एक दुकान पर बेच दी। इसके बाद वो जोगेश्वरी में उसी लोहार के पास गया जहां वो पहले गया था, और वो रॉड जो उसने अपने दोस्त माइकल से लिया था उस रॉड का भी पहले जैसा ही हथियार बनवा लिया। इसके 3-4 दिन बाद वो बोरीवली की तरफ गया। वहां भी एक आदमी उसे झोपड़ी के अंदर अकेला सोता हुआ मिला, तो वो उस झोपड़ी में घुसा और अपने नए हथियार से उसके सर पर कई वार किए और उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की जेब से बीड़ी और माचिस निकालकर अपनी जेब में रख लिया और झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत खाना बना हुआ था उसने वो खाना खाया और फिर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। वो उस झोपड़ी में घुसा और अपने हथियार से उस औरत पर 2-3 हमले किए और औरत ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने एक चादर ओढ़ रखी थी। राघव बोला कि जब उसने वो चादर उसके ऊपर से हटाया तो देखा कि वो औरत बिना कपड़ों के सो रही थी। ये देखकर उसके अंदर का हैवान फिर से जाग गया और उसने उस मुर्दा औरत के साथ कई बार बलात्कार किया। जब उसका मन भर गया तो वो वहां से उठा और झोपड़ी में जो भी खाना था उसे खाया और वहीं पर रखी चाय पत्ती को लेकर वहां से भाग गया। अपने कबूलनामे में उसने ऐसे ही कई और कत्लों के बारे में बताया। फिर जब पुलिस ने राघव से 2 साल पहले एक के बाद एक लगातार हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, वो सभी मर्डर उसी ने किए थे और 1965-66 के बीच उसने लगभग 24 मर्डर किए थे और कुल मिलाकर उसने अपने कबूलनामे में 41 मर्डर करने की बात को कबूला। उसने बताया कि ये मर्डर 41 से भी ज्यादा हो सकते हैं, पर अभी फिलहाल उसे इतना ही याद है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा तो वो बोला कि ये सब गंदे लोग थे और भगवान ने मुझे इन सबको मारने के लिए कहा था। अब पुलिस को उसका कबूलनामा तो मिल गया, मगर अब जरूरी था उसका हथियार, क्योंकि कोर्ट में उसे गुनहगार साबित करने के लिए कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब पुलिस ने रामन राघव से पूछा कि जिस हथियार से उसने सबका मर्डर किया वो कहाँ है, तो वो पुलिस को अपने साथ आरे रोड के जंगल में ले गया और वहां एक झाड़ी से अपने हथियार निकाल कर दिए, जिसमें उसका वो लोहे का नोकीला हथियार और चाकू था। उसके बाद पुलिस ने जोगेश्वरी के उस लोहार का भी बयान दर्ज किया जहां राघव ने अपना हथियार बनवाया था, और फिर राघव के दोस्त माइकल का भी बयान लिया और एक मजबूत केस बनाया। रामन राघव के पकड़े जाने के लगभग 10 महीने बाद 2 जून 1969 को कोर्ट में राघव का मुकदमा शुरू होता है। मगर मुकदमा शुरू होते ही डिफेंस के वकील PV पवार राघव के बचाव में बोलते हैं कि रामन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने जब भी कोई कत्ल किया तो उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और वो इस लायक नहीं है कि अपने ऊपर लगे इन इल्जामों को डिफेंस कर सके। मगर सरकारी वकील MB वोरा ने डिफेंस की सभी बातों का विरोध किया। दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने रामन राघव को दिमागी चेकअप के लिए बॉम्बे के पुलिस सर्जन के पास भेजा, जिन्होंने अगले 3 हफ्ते तक राघव की दिमागी हालत को परखा और फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि राघव की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है
और उसने जो भी किया उसे पता था वो क्या कर रहा है। इस रिपोर्ट और सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट के जज सीटी दीघे ने रामन राघव उर्फ सिंधी दलवाई को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद यह केस हाईकोर्ट पहुंचा। वहां भी राघव के बचाव पक्ष की तरफ से यही दलील दी गई कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो हाईकोर्ट ने 3 साइकेट्रिस्ट की एक टीम बनाई जिन्होंने रामन राघव के कई इंटरव्यू लिए और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राघव क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें कि इंसान को यह पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। जब यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 1987 को रामन राघव की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और उसे पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। और फिर इसके 8 साल बाद 1995 में किडनी फेल होने की वजह से ससून हॉस्पिटल में रामन राघव की मौत हो गई। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी खूंखार और बड़े सीरियल किलर हुए हैं उनमें आज भी रामन राघव का नाम शामिल है। आज 2021 में उस घटना को हुए 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, मगर कई लोग और बच्चे जो 1965 से 1968 के दौरान बॉम्बे में थे वो आज भी इसे याद करके कांप जाते हैं, क्योंकि उन दिनों पूरे बॉम्बे या आज की मुंबई में आतंक का सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था रामन राघव। रामन राघव के ऊपर कई किताबें लिखी गई, कुछ फिल्में भी बनी, जिनमें कि एक रामन राघव 2.0 है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रामन राघव का तो नहीं मगर उससे इंस्पायर्ड एक सीरियल किलर का जबरदस्त रोल निभाया है। तो ये थी कहानी एक सन की सीरियल किलर रामन राघव की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें और इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक